Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the last topic of unit 1 of grade 12, that is different type of crystalline solids. Students, हालांकि हमारे चैप्टर में ये वाला टॉपिक स्टार्टिंग में दिया हुआ था, लेकिन मैं आपको ये टॉपिक लास्ट में करा रही हूँ क्योंकि ये जनरल सा टॉपिक है और इसके बारे में काफी कुछ हम लोअर क्लासेस के अंदर यानी 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और 12th में भी मैंने जो आपको चैप्टर्स कराए हैं वहां पर इनके बारे में काफी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो इजी टॉपिक है तो मैं इसको बाद में कराऊं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक इजी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना। स्टूडेंट्स, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड्स होते हैं वो हम दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें एक आते हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे आते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम अगेन क्लासिफाई कर सकते हैं। किसमें क्लासिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स? एक तो उसके अंदर आपके आते हैं आयनिक सॉलिड्स, दूसरा इसमें आते हैं आपके कोवेलेंट सॉलिड्स, थर्ड कैटेगरी इसमें आती है स्टूडेंट्स मेटेलिक सॉलिड्स, जो हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, और लास्ट की कैटेगरी जो आती है स्टूडेंट्स वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फर्दर डिवाइड किया गया है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, पोलर मॉलिक्यूल्स में एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसमें देखेंगे आयनिक सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स किससे मिलकर बनते हैं? आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड होंगे और हमें पता है स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड किससे बनते हैं? कैटायन और एनायन से। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, यानी कि कैटायंस एंड एनायंस। नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स स्टूडेंट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट करता है? कूलम्बिक फोर्स, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपको पता ही पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स और पीरियोडिक टेबल के 15, 16 और 17 ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में मिलकर आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप्स, वो मेटल्स होते हैं, और जो 15, 16 एंड 17 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं जो राइट हैंड साइड पर होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल होंगे वो फर्स्ट ग्रुप से, जैसे यहाँ आप देखिए सोडियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? फर्स्ट ग्रुप से। पोटेशियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? फर्स्ट ग्रुप से। Mg कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? सेकंड ग्रुप से। जिंक कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 12th ग्रुप से। तो स्टूडेंट्स ये सब मेटल्स हैं। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है तो क्लोराइड 17 ग्रुप से हो गया, फिर KCl का Cl भी 17 ग्रुप से हो गया, ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्रुप से हो गया, सल्फर जो है वो 16 ग्रुप से हो गया। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स जब 15, 16 और 17 ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो वो जनरली आयनिक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड स्टूडेंट्स हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ब्रिटल होते हैं, मतलब गिरते ही टूट जाते हैं। अच्छा, चूंकि ये स्टूडेंट्स हार्ड होते हैं इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन स्टूडेंट्स वो सॉलिड स्टेट में जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में कैटायंस और एनायंस एक दूसरे के इतना क्लोज होते हैं कि आयंस आर नॉट फ्री टू मूव एंड दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। But when ionic compounds are in molten state, यानी melted form, or they are in aqueous state, यानी कि when they dissolved in water, they will become the good conductor of electricity because of movement of ions. At this moment, in molten state and in aqueous state, they have free ions which can move and which can conduct the electricity. ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ और प्रॉपर्टीज अगर हम देख लें स्टूडेंट्स,
तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स जो पोलर हमने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है और इस साल भी हमने पढ़ा था, और लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, polar dissolves polar, non-polar dissolves non-polar. Ionic compounds are obviously polar because they have two poles, positive and negative. And suppose if we talk about sodium chloride, तो सोडियम कैटायन है और Cl एनायन है, इट मींस इट हैज टू पोल्स, इट मींस इट इज पोलर। और ऑब्वियसली जो पोलर है, आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर, so they can't dissolve in non-polar solvents like benzene and organic solvents. So this is students all about ionic solids जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने पढ़ा था, तो वही हमने यहाँ पर फिर से थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स या नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट कंपाउंड में स्टूडेंट्स कई बार नेटवर्क बनता है, जैसे कि लास्ट ईयर हमने डायमंड के अंदर पढ़ा था कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से टेट्राहेड्रली जुड़ा होता है और एक नेटवर्क बनाता है, और जब भी नेटवर्क बनता है ना स्टूडेंट्स, तो वो बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसीलिए डायमंड काफी हार्ड होता है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमें पता ही है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स किसके बीच में बनते हैं, एटम्स के बीच में, बिकॉज दीज एटम्स do not have tendency to lose electron, they do not have tendency to gain electrons, that's why they share the electrons, and due to sharing of electrons there is a formation of covalent bonds. Obviously यहाँ नेचर ऑफ बॉन्ड कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोवेलेंट हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स एग्जांपल में मैंने अभी डायमंड का एग्जांपल दिया। दूसरा SiO2 स्टूडेंट्स, ये भी इस तरह से मिलता है, SiO फिर Si, ये भी लास्ट ईयर हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, और इस तरीके से इनका क्या बनेगा, नेटवर्क बन जाएगा, बीच में ऑक्सीजन है ये और यहाँ सिलिकॉन हो जाएगा और इस तरह से ये नेटवर्क बन जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये SiO4 जो है, ये भी SiO2 भी जो है क्वार्ट्स के फॉर्म में जब होता है तो टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। अच्छा, सिलिकॉन कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड स्टूडेंट्स, ये दोनों भी जो है कोवेलेंट कंपाउंड है। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था डायमंड के बारे में और ग्रेफाइट के बारे में, तो हमने देखा था कि डायमंड तो काफी हार्ड था और ग्रेफाइट सॉफ्ट था। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है जबकि ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। डायमंड इज द इंसुलेटर व्हाइल द ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने काफी डिटेल में पढ़ा था कि कार्बन डायमंड के फॉर्म में होता है तो sp3 हाइब्रिड होता है, नेटवर्क होता है, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। जबकि ग्रेफाइट के केस में स्टूडेंट्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन था एंड इट हैज इलेक्ट्रॉन फ्री electron which can move because it is free, and in case of graphite स्टूडेंट्स हमने कहा था कि ये इस तरह की शीट्स के फॉर्म में एक लेयर बनती है, फिर दूसरी लेयर बनती है स्टूडेंट्स इसके अंदर, और उन दोनों के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स एक्ट कर रहे थे जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हो जाता है। और ऑब्वियसली स्टूडेंट जो चीज सॉफ्ट होगी ना उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दे आर डायमंड जो है इट इज इंसुलेटर, बट द ग्रेफाइट जो होगा स्टूडेंट्स वो ग्रेफाइट जो होगा स्टूडेंट्स वो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट जैसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, अदरवाइज सभी जो है वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं स्टूडेंट्स मेटेलिक सॉलिड्स, जिसके बारे में हमने लास्ट ईयर नहीं पढ़ा, इसी साल पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर जो होते हैं ऑब्वियसली कौन से बॉन्ड बनेंगे, मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे। यहाँ कौन से बॉन्ड बनेंगे स्टूडेंट्स, मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे। अब मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स, देखो हमें पता है स्टूडेंट्स मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो सपोज करो ये मेटल है और मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो बताओ इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब जो इसने इलेक्ट्रॉन जो रिमूव किया था वो इलेक्ट्रॉन किसी नॉन मेटल ने लिया नहीं है, ये अभी भी इसी के क्लोज है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे एटम ने भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तीसरे ने भी लूज कर दिया, और जितने भी एटम्स थे उस मेटल के एलिमेंट में उन सब ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज करा है ये किसी नॉन मेटल ने गेन नहीं करा। ठीक है, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र है, इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र है,
और उसके अंदर नॉन मेटल्स की बोट पॉजिटिव मेटल्स की बोट चल रही है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव आयंस हैं ये एक बोट की तरह हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सी की तरह हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, जो मैं ये पॉजिटिव आयन की बात कर रही हूँ ना, इस पॉजिटिव आयन को हम कैटायन नहीं कहते, इस पॉजिटिव आयन को एक स्पेशल नाम से जानते हैं और वो है कर्नेल। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में आ रहा होगा कि इस पॉजिटिव आयन को कैटायन क्यों नहीं कहते। स्टूडेंट्स कैटायन हम तब कहेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन कोई गेन कर लेगा। अभी ये इलेक्ट्रॉन किसी ने गेन नहीं करा है, अभी ये मेटल के पास ही है और इस इलेक्ट्रॉन के सी में ही जो कर्नेल्स हैं, पॉजिटिव हैं, चार्जेस हैं, वो फ्लो कर रहे हैं और इसीलिए इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स की मेटेलिक बॉन्ड किसे कहते हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हो गया प्लस हमारा, मैं एक बार रब कर देती हूँ स्टूडेंट्स। इसमें से देखो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव और बीच में कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इस ये दोनों पॉजिटिव यानी कि दोनों आयंस आपस में किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन के थ्रू, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, द फोर्स दैट होल्ड्स द कर्नेल्स यानी मेटल आयंस टुगेदर, ये एक मेटल आयन है और ये एक मेटल आयन है, दोनों को जो फोर्स होल्ड करके रखता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मेटेलिक बॉन्ड। और ये क्यों दो पॉजिटिव मेटल्स क्यों एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इनके बीच में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जिन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेटेलिक सॉलिड्स में कौन सा बॉन्ड मिलेगा स्टूडेंट्स, मेटेलिक बॉन्ड मिलेगा। मेटेलिक बॉन्ड किनके बीच में बनता है स्टूडेंट्स, दो कर्नेल्स के बीच में बनता है। दो कर्नेल्स आपस में किसके थ्रू जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं और उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेटेलिक बॉन्ड्स के अंदर स्टूडेंट जो है मेटेलिक सॉलिड्स, इसमें एग्जांपल में कौन आएगा स्टूडेंट्स, देखो ऑब्वियसली मेटल्स आएंगे सारे और एलॉयज आएंगे। देखो स्टूडेंट्स, एलॉय भी क्या होता है, इट इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स जब आपस में मेल्टेड फॉर्म में आपस में मिक्स हो जाती हैं तो वो एलॉयज बनाती हैं। बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है ये वाला भी, तो ये कैसे होंगे, हार्ड होंगे, और जब भी कोई चीज हार्ड होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब तक तो हमने जितने भी फोर्स करे हैं तीनों ही स्ट्रॉन्ग है। आयनिक बॉन्ड्स में जो को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल रहा है, कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड मिल रहे हैं, मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर मेटेलिक बॉन्ड मिल रहे हैं, तीनों ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि metals are good conductor of electricity because they have tendency to lose electron, they have free electrons, and these free electrons are present in solid state, in molten state, in aqueous state। यानी कि स्टूडेंट्स, अब यदि कोई हमसे डिफरेंस पूछे कि आयनिक कंपाउंड में और मेटेलिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो स्टूडेंट्स जो आयनिक कंपाउंड होते हैं सॉलिड स्टेट में किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जो मेटेलॉइड्स होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, कंडक्टर। आयनिक कंपाउंड्स में फ्लो, चार्ज का फ्लो जो है वो आयंस के कारण होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करती है, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। मेटेलिक के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टेंस जो होती है, दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है या आयन रेस्पॉन्सिबल है, तो ये दो मेजर डिफरेंस है स्टूडेंट्स इनके बीच में। अच्छा, सभी मेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स मैलिएबल होते हैं। लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि अगर हम इनके ऊपर कुछ हथौड़ा या हैमर चलाएं तो ऐसी स्थिति में शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। डक्टाइल होते हैं यानी कि इनके हम वायर बना सकते हैं, वायर में इसको हम खींच सकते हैं। और इनके अंदर लस्टर होती है, चमक होती है, और सोनोरस होते हैं। आपको पता है कोई भी मेटल की चीज गिरती है तो खनकने की आवाज आती है, सिक्के गिरते हैं तो एक आवाज होती है, उस आवाज को क्या कहते हैं, उस ये सोनोरस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो सारी बातें हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आ रहा है ना वो ये है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देखो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से होंगे, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करेंगे। भाई ये किसके बीच में वर्क करेंगे, मॉलिक्यूल के बीच में वर्क करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अब देखो, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये तीन तरह के हो सकते हैं।
कौन से 3 तरह के हो सकते हैं? ये नॉन पोलर हो सकते हैं, ये पोलर हो सकते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्डेड हो सकते हैं। बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स इनके बारे में समझना। जो नॉन पोलर होते हैं स्टूडेंट्स, वो एटम्स के बीच में भी हो सकते हैं, जैसे नोबल गैस है, और मॉलिक्यूल्स जो नॉन पोलर हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है स्टूडेंट्स, वो वीक वैन डर वाल फोर्स होता है, और उससे जो सॉलिड्स बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलेंगे। इसमें स्टूडेंट्स नोबल गैस तो हमें पता ही है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, कोई भी ले लीजिए। और अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेते हैं तो हम हाइड्रोजन, मीथेन, ड्राई CO2 वगैरह ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर बॉन्ड सॉलिड्स जितने भी होंगे ना, उन सब के अंदर वीक बॉन्ड बनेगा। जैसे अब इस केस में तो वीकेस्ट बॉन्ड है, और वो कौन सा है? वैन डर वाल फोर्स है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर फोर्स वीक होगा तो कैसे होंगे? सॉफ्ट। सॉफ्ट होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? लो। अच्छा, कोई आयन तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं फ्री जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, तो ऑब्वियसली इंसुलेटर होंगे। पोलर जो है मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स, उनके अंदर कंस्टिट्यूएंट जो होंगे, जो इसको बनाने वाले होंगे, ऑब्वियसली वो कौन हो जाएंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है वो कौन सा होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल HCl एंड SO2। अब ये भी कैसे होंगे? सॉफ्ट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा? लो होगा। मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। उनमें भी सबसे वीकेस्ट कौन सा होता है स्टूडेंट्स? वैन डर वाल होता है। एच बॉन्डिंग के बारे में स्टूडेंट्स 11th में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ही होते हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशन होती है कि उस पोलर मॉलिक्यूल के पास H भी होना चाहिए, और उस H से जुड़ा हुआ या तो क्या हो? F, या क्या हो? N, या क्या हो? O। मैंने आपको बताया था फॉन, फॉन होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फोर्स भी वीक होते हैं। इसमें ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्टूडेंट्स कोवेलेंट, आयनिक और मेटेलिक बॉन्ड से तो क्या होते हैं? वीक ही होते हैं। ठीक है, और ये जनरली अमोनिया में, वाटर के अंदर, HF के अंदर मिलते हैं, और ये भी बॉन्ड वीक होते हैं, तो इसलिए सॉफ्ट होते हैं, और ऐसे कंपाउंड सॉफ्ट होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। देखो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको जो बताया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में मैंने अभी आपको बताया, मैंने डिटेल नहीं बताई है इसकी। देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी केमिस्ट्री है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड एच बॉन्डिंग। और लास्ट ईयर हमने इसको डिटेल में पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ थोड़ा बहुत। अगर स्टूडेंट्स हमें इन तीनों के बारे में हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं, तो हम फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर है या पोलर है। तो स्टूडेंट्स देखो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? नाम से ही हमें पता लग जाए कि ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो देखो स्टूडेंट्स, सभी नोबल गैसेस जो होती हैं वो नॉन पोलर होती हैं। ठीक है, बहुत इजी हो गया। अच्छा, सभी हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी नॉन पोलर होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने, जैसे मीथेन, इथेन, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन वगैरह। अच्छा स्टूडेंट्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो और उसमें दोनों एटम जो है वो एक जैसे हो, तो भी वो नॉन पोलर होगा, जैसे N2O2, F2I2 वगैरह। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल था। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी कि जो 2 से ज्यादा एटम से बने हुए मॉलिक्यूल हैं, अगर उनके सराउंडिंग एटम्स जो हैं वो आइडेंटिकल है, यानी एक जैसे हैं। पहली बात, वो कैसे हो? एक जैसे। और दूसरी बात, वो सिमेट्रिकल हो। अब सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? जिसमें केवल बॉन्ड पेयर हो, जिसके अंदर लोन पेयर जो है वो 0 हो, कोई भी लोन पेयर ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये केसेस। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको लास्ट ईयर समझाया था वही बता रही हूँ। हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे स्टूडेंट्स पहले हम इस फॉर्मूले से, हाफ इंटू बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। अब अगर मीथेन की बात करें तो सेंट्रल एलिमेंट कार्बन हो गया, कार्बन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4।
सराउंडिंग एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ के। अब CH4 में तो हाइड्रोजन है, तो कितने हैं सराउंडिंग एटम? 4 हो गए, ठीक है। प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? अग, अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है तो हमें इलेक्ट्रॉन या तो ऐड करने पड़ेंगे या इलेक्ट्रॉन हमें जो है वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। अब इस केस में तो स्टूडेंट कोई चार्ज ही नहीं है इसके ऊपर, तो हमने यहाँ 0 कर दिया। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए? 4 आ गए। सराउंडिंग एटम कितने आएंगे भाई? ये सराउंडिंग एटम 4 है, 4 माइनस 4 0 हो गया। यानी कि लोन पेयर 0 होते ही मॉलिक्यूल हमारा कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिकल। और अगर वो सिमेट्रिकल हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। और अगर नॉन पोलर हो गया तो उसमें फोर्स कौन से लगेंगे? वांडरवाल। वांडरवाल फोर्स कैसे होते हैं? वीकेस्ट होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल कैसा होगा? सॉफ्ट हो जाएगा। और जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो लो हो जाएगा। ठीक। SO3 को देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने निकाला हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, सराउंडिंग एटम 3 हो गए, लोन पेयर फिर 0 आ गई। ठीक है। अब सेकंड केस लेते हैं स्टूडेंट्स की, पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, अगर मॉलिक्यूल हमारा डाई एटॉमिक है लेकिन दोनों एटम डिफरेंट है, तो ऐसी स्थिति में वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? पोलर, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा पार्शियल, ये सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। और थोड़ा क्लियर बता देती हूँ मैं आपको। एक तो आपका हो गया H प्लस, एक आपका हो गया Cl पार्शियल नेगेटिव, फिर हो गया आपका H प्लस, फिर हो गया Cl पार्शियल नेगेटिव। अब देखो स्टूडेंट्स, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में फोर्स लगेगा। क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है तो फोर्स जो है कंपैरेटिवली कोवेलेंट और एंटी बॉन्ड से तो वीक ही होगा। इस फोर्स को, क्योंकि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखो, अगर पॉलीएटॉमिक केस है यानी कि 2 से ज्यादा है और डिफरेंट सराउंडिंग एटम हो, या मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो यानी उसका लोन पेयर 0 ना हो, तो ऐसी स्थिति में हमारा मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। जैसे ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सराउंडिंग एटम देखो, H है, Cl है, 2 तरह के हो गए, H और Cl 2 तरह के हो गए। तो अगर सराउंडिंग एटम ही अलग तरह के हो गए तो भी मॉलिक्यूल तो पोलर हो ही जाएगा। अब इस केस के अंदर देखो स्टूडेंट्स, ये अनसिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 0। ये देखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है, सराउंडिंग एटम 2 है, तो इसके अंदर जो है आपके लोन पेयर आ गए। और जैसे ही लोन पेयर आ जाएंगे तो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल, और जैसे ही अनसिमेट्रिकल होगा तो वो कैसा हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख लेती हूँ अगर कोई और एग्जांपल। इस तरह से स्टूडेंट्स हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, थोड़े टिपिकल टाइप के हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको करा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम कुछ टिपिकल क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट से रिलेटेड हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो आप ध्यान से समझना स्टूडेंट। सबसे पहले इसमें आता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता ही है कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। जो इंसुलेटर्स होते हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्टर्स आर दोज विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, and the semiconductors are in between the insulators and the conductors, and they conduct the electricity in a very small amount. तो स्टूडेंट्स, एक तो हमने कोवेलेंट क्रिस्टल्स में पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। लेकिन स्टूडेंट्स, हम सेमीकंडक्टर्स को एक और कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं और वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़े थे वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का ही पार्ट है, क्योंकि हम इसमें फॉरेन आयन, फॉरेन कैटायन या एलिमेंट को ऐड करते हैं जिसके जिसके कारण जो है वो सेमीकंडक्टर बन जाता है क्रिस्टल। लेकिन स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो है
क्रिस्टल में डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं और जो कैटायंस या एनायंस है वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर लेते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं और उसकी वजह से भी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं मूवमेंट के। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम इंट्रिंसिक कहते हैं जिसमें हमने कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं करी है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो हैं जिनमें हमने इंप्योरिटी ऐड करी थी। अगर तो हम इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो एन टाइप बन जाता है इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, ये जो आपके एनसीईआरटी के भी है और बोर्ड के भी है कि 12-16 कंपाउंड्स एंड 13-15 कंपाउंड्स क्या होते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट जो 12-16 और 13-15 है ना, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। और किस टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, या तो एन टाइप होते हैं या पी टाइप होते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पेसिफाई है कि अगर हम 12th ग्रुप के एलिमेंट्स और 16 ग्रुप के एलिमेंट्स को कंबाइन करके अगर हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं 12-16। और अगर हम 13 ग्रुप एलिमेंट्स और 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उनको हम कहते हैं 13-15 कंपाउंड्स या semiconductors produced by combining 13 and 15 group elements। एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, जिंक जो है ये 12th ग्रुप का है और सल्फर जो है वो हमारा जो है 16 ग्रुप का है। ये कैडमियम 12th ग्रुप का है, सल्फर जो है वो 16 ग्रुप का है। इसी तरीके से एल जो है वो 13 ग्रुप का हो गया और फास्फोरस 15 ग्रुप का हो गया। गैलियम 13 ग्रुप का हो गया, आर्सेनिक जो है वो 15 ग्रुप का हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी में एक स्टूडेंट्स देखो डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स कि ऐसे कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं जिसमें एक ऐसा डिफेक्ट बताओ जिसमें डेंसिटी इंक्रीज होती है, एक ऐसा डिफेक्ट बताओ जिसमें डेंसिटी डिक्रीज होती है और एक ऐसा डिफेक्ट बताओ जिसमें डेंसिटी जो है वो सेम रहती है यानी कि चेंज नहीं होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो अगर तो डेंसिटी इंक्रीज होती है तो वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, अगर तो डेंसिटी जो है वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो स्टूडेंट्स वो स्कॉटकी डिफेक्ट होता है। और अगर डेंसिटी पे चेंज ही नहीं हो रही तो वो स्टूडेंट्स कौन सा हो जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाता है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन जो है वो इनडायरेक्ट पूछे हुए हैं सिंपल आंसर, लेकिन क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछे हुए हैं आपसे। जैसे क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 देखिए, वाई अल्कली मेटल हैलाइड शो स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट क्यों शो करते हैं, क्योंकि भाई वो स्कॉटकी डिफेक्ट की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट की क्या कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट्स, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए और एक कैटायन और एनायन का साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तो एल्कली मेटल हैलाइड्स में स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमने NaCl ले लिया तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लिख देंगे कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है और इनमें जो कैटायन और एनायन है यानी सोडियम आयन क्लोराइड आयन का साइज लगभग सेम होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन बन गया हमारा कि जो सिल्वर हैलाइड्स हैं वो फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों शो करते हैं। तो भाई वो फ्रैंकल डिफेक्ट की कंडीशंस फुलफिल करते हैं। क्या कंडीशन है कि लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और जो है कैटायन का साइज और एनायन के साइज में डिफरेंस होता है, यानी कैटायन का साइज एनायन के साइज से काफी छोटा होता है क्योंकि Ag+ का साइज जो है वो हैलाइड के आयन से काफी छोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन, विच कंपाउंड विल यू ऐड टू इंट्रोड्यूस इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन NaCl। तो ये तो एक तो बात भाई पता ही है कि क्रिस्टल NaCl का, तो इसका मतलब हम इसमें NaCl तो मिलाएंगे नहीं, कोई और एलिमेंट मिलाएंगे और ऐसा मिलाएंगे जिसमें कैटायन की वैलेंसी सोडियम की वैलेंसी से ज्यादा होगी। सोडियम की और सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है, +1+1 होती है। तो हम इसमें ऐसा कंपाउंड मिलाएंगे स्टूडेंट्स जिसमें कैटायन की वैलेंसी कितनी होगी, +2 होगी। किसमें मिलेगी स्टूडेंट्स, एक तो 12 ग्रुप के अंदर मिलेगी और एक सेकंड ग्रुप के अंदर मिलेगी। तो कैडमियम क्लोराइड स्ट्रोंशियम क्लोराइड कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये सेकंड ग्रुप से। सॉरी, कैडमियम तो बिलोंग करता है 12th ग्रुप से और मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम बिलोंग करते हैं सेकंड ग्रुप से। अब देखो स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो हमें समझ में सब आता है, एक्सप्लेन करना आता है, बट हम उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाते। तो उसको प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिख के दी है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं व्हेन द लोअर ग्रुप एलिमेंट्स आर एडेड इन हायर ग्रुप एलिमेंट क्रिस्टल। दो बातें याद करनी है स्टूडेंट, जो हमारा क्रिस्टल है वो हायर ग्रुप से रिलेटेड है और जो हमारा इम्प्योरिटी है वो लोअर ग्रुप से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें होल्स प्रोड्यूस होंगे और उस होल्स की फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी होगी। होल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन की
डेफिशिएंसी से या इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी से क्रिएट होते हैं। क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी कि नेगेटिव कम है यानी इनडायरेक्टली पॉजिटिव ज्यादा है, इसीलिए ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम क्या कहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में स्टूडेंट्स हम हायर ग्रुप एलिमेंट को एज अ इम्प्योरिटी ऐड करेंगे लोअर ग्रुप एलिमेंट के क्रिस्टल के अंदर, और उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि वो ही मूव करेंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इनको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया था कि जो 13-15 कंपाउंड पढ़े, अभी हमने 12-16 कंपाउंड्स पढ़े, तो स्टूडेंट्स ये तो हमें तभी समझ में आएंगे ना जब हमें 12, 13, 14, 15, 16 ग्रुप पूरी तरह से लर्न होगा, जो मैं आपको लास्ट ईयर 11th में बता भी चुकी हूँ। अभी थोड़ा बहुत फिर बता देती हूँ स्टूडेंट्स। 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हमने कैसे याद किए थे स्टूडेंट्स की, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है। 14 ग्रुप हमने ऐसे याद किया था कि कार से जाएं सोनीपत पंजाब, और 15 ग्रुप हमने ऐसे याद किया था स्टूडेंट्स, नाना पाटेकर, असरानी, सब बिंदास है, ठीक है। तो ये हमने ग्रुप्स याद कर लिए। अब देखो स्टूडेंट्स 14 ग्रुप में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4, 13 में कितने होंगे 3, और 15 में कितने होंगे 5 होंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि अगर मैं लोअर ग्रुप को इम्प्योरिटी मानूं तो ऐसी स्थिति में कौन सा कंडक्टर बनेगा, पी टाइप। अब याद कैसे करें स्टूडेंट, इसको एलपी की तरह याद कर लो। लोअर ग्रुप को अगर लोअर ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। एलपी हमने कैसे याद किया था, लोन पेयर के फॉर्म में। अगर हम हायर ग्रुप यानी 15 ग्रुप को हम किस में मिलाते हैं, 14 में, तो आप NH याद कर लो। H का मतलब NH, नेशनल हाईवे। यहाँ पर N का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, और H का मतलब क्या होगा, हायर ग्रुप। अगर इम्प्योरिटी हायर ग्रुप की है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, अगर इम्प्योरिटी लोअर ग्रुप की है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, ये ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और उसको याद करने के लिए मैंने यहाँ बता रखा है आपको कि ये NH है स्टूडेंट्स, कि अगर इम्प्योरिटी हायर ग्रुप की है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा NH, अगर इम्प्योरिटी लोअर ग्रुप की है LP तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप। अब स्टूडेंट्स एग्जाम में ना कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर फास्फोरस इज डॉप्ड विद गैलियम व्हिच टाइप सेमीकंडक्टर विल बी प्रोड्यूस। अब देखो सर, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम इनके ग्रुप पता करें। फास्फोरस कौन से ग्रुप का है, 15 का। गैलियम कौन से ग्रुप का है, 13 का। अब स्टूडेंट्स पहला काम है ग्रुप पता करना, दूसरा काम है कि क्रिस्टल कौन है और इम्प्योरिटी कौन है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन इंग्लिश का है, फास्फोरस डॉप्ड विद गैलियम, यानी हमने फास्फोरस के अंदर क्या मिलाया है, गैलियम मिलाया है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो स्टूडेंट ऐसे समझ लो, W के बाद I आ रहा है, I फॉर इम्प्योरिटी, यानी इम्प्योरिटी बाद में आएगी, यानी गैलियम इम्प्योरिटी है। गैलियम कौन से ग्रुप का है, 13 का, और लोअर ग्रुप का है, तो बताओ कौन सा सेमीकंडक्टर बन जाएगा, पी टाइप। ऐसे ही आर्सेनिक डॉप्ड विद थैलियम हो जाएगा। आर्सेनिक बताओ स्टूडेंट्स कौन से ग्रुप का है, 15 का। थैलियम कौन से ग्रुप का है, 13 ग्रुप का है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने विद में देखा, आई तो बाद में आ रहा है, यानी थैलियम किसका काम करेगा, इम्प्योरिटी का काम करेगा। इम्प्योरिटी लोअर ग्रुप की होगी, लोअर ग्रुप की होगी तो कौन सा सेमीकंडक्टर हो जाएगा, पी टाइप हो जाएगा। अब हमने स्टूडेंट्स थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी, हमने कहा कि फास्फोरस ड्रॉप्ड इन गैलियम, अब गैलियम क्रिस्टल बन गया और फास्फोरस इम्प्योरिटी बन गया। अगर ये समझ में आ जाए तो ठीक है, आपको नहीं तो भाई आईएन में आई पहले आ रहा है ना, तो इम्प्योरिटी भी पहले आएगा। और इम्प्योरिटी हायर ग्रुप की हो गई तो NH याद कर लिया हमने, हायर ग्रुप की हो गई तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कि अगर हमने सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में मैग्नीशियम क्लोराइड मिला दिया, तो भाई जब क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड का है तो उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या काम, ठीक है ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या काम। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड आता है तो वो कौन सा डिफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू इन, ये देखो स्टूडेंट बहुत छोटे छोटे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटल्स में कंडक्टिविटी किसके कारण है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक सॉलिड्स में ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। सेमीकंडक्टर्स में ड्यू टू फ्लो ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है भाई उसमें कि जो मेटल्स हैं वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, यानी उनमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होता, रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, वो है 2 केल्विन टू 5 केल्विन, याद करना है स्टूडेंट्स। अगर वो कह रहे हैं कि AgCl के क्रिस्टल में हम क्या मिलाएं कि उसमें कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाए, तो भाई Ag की वैलेंसी कितनी है, +1, 2 Ag+ को हटाना है, तो मैं यहाँ कैसा मेटल लूं भाई, ऐसा ही लूंगी ना जिसके ऊपर +2 वैलेंसी होगी, यानी मैं सेकंड ग्रुप ले लेती हूँ,
सेकंड ग्रुप में हमारे कौन आ गए, मैग्नीशियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड आ गया। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि एफ सेंटर का क्या मतलब होता है और वो क्रिस्टल में क्या प्रॉपर्टी डेवलप करती है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि एफ सेंटर जो है वो फाप वर्ड से आया है, फाप का मतलब कलर होता है, और एक और प्रॉपर्टी ये शो करेंगे स्टूडेंट्स, और वो हो जाएगी इसके अंदर आपकी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, यानी कि एफ सेंटर के कारण पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी डेवलप होगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इंटरस्टिशियल्स। अब तक हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, इंटरस्टिशियल साइट के बारे में पढ़ा था, जो वैकेंट स्पेस थी क्रिस्टल के अंदर उसको हमने कहा था इंटरस्टिशियल साइट। लेकिन उस इंटरस्टिशियल साइट के अंदर जो एटम्स या आयंस होंगे ना, उनको हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल्स कहेंगे। ये स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन है जो इसमें हम टाइप ऑफ क्रिस्टल, कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग परसेंटेज बताएंगे। ये आपको लर्न करने, और मैं आपको चैप्टर में बता भी चुकी हूँ, वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर भी एक मैंने इसका टेबुलेट कर दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। BCC द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज सीजियम क्लोराइड, कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 मीन सीजियम और क्लोराइड दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 होगा। पैकिंग 68% होगी। FCC यानी NaCl जिसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, इसके अंदर जो है आपका 6:6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी Na का भी 6 और Cl का भी 6, और यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 74% हो जाएगा। HCP और CCP में कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट्स हमने पैकिंग करी थी 3 डायमेंशनल में, तब बताया था मैंने आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 12, और पैकिंग कितनी हो जाएगी 74%। सिंपल में स्टूडेंट्स कोई कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, पैकिंग 52.4 होती है। जिंक ब्लेंड एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 होगा। ठीक है, ये दोनों हमारे सिलेबस में अब नहीं है, पहले थे, ये हट चुके हैं, ये क्वेश्चन भी अब हमारा हट चुका है। अगला ये है स्टूडेंट्स, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंपल क्यूबिक, FCC, BCC, इनको आप पैकिंग फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज करो। अब इन्होंने नहीं बताया स्टूडेंट कि हमें इंक्रीजिंग में करना है, डिक्रीजिंग में करना है, तो यहाँ मैंने इंक्रीजिंग में करके बता रखा है कि ये 0.74, 0.68, 0.2, तो सबसे ज्यादा इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, FCC हो जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है ये वाला आपका कि AgI crystallizes in a cubic closed packing ZnS structure, what fraction of tetrahedral sites be occupied by Ag+। स्टूडेंट जो हमने ZnS के बारे में पढ़ा है ना, वही बात AgI पर अप्लाई होगी, यानी जो Zn+2 का होगा वही Ag+ का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इसमें स्टूडेंट्स CCP कौन बना रहा है स्टूडेंट्स, I बना रहा है, S यानी कि I नेगेटिव बना रहा है। अगर मैं AgI की बात करूं तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 होता है ZnS का, हमें पता है 4:4 होता है। तो एनाइन अगर 4 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होंगे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 8 होंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल्स हमने करे हैं। अच्छा, जो Zn+2 यानी कि जो Ag+ है वो किस में है, टेट्राहेड्रल वॉइड में, लेकिन इसकी संख्या कितनी है, 4 है, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 8 है, तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन क्या हो गया, 4/8 यानी 1/2, यानी आधे ही जो है टेट्राहेड्रल वॉइड Ag+ आयंस के द्वारा जो है वो ऑक्यूपाइड होंगे। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपको बताया टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए हुए हैं, आपको इनको क्लासिफाई करना है और इनको आपको टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्लासिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, नाइट्र का फॉर्मूला होता है KNO3 या NaNO3। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड है, MgO आयनिक कंपाउंड है। मेटल्स और एलॉयज किसके एग्जांपल हो जाएंगे, आपके ब्रॉन्ज और ब्रास सबको पता है एलॉयज होते हैं, मेटल में आ जाएंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, डाई एटॉमिक और सिमिलर एटम्स होंगे तो वो नॉन पोलर होगा। ये स्टूडेंट्स पोलर क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर हालांकि सराउंडिंग एटम सेम है लेकिन यहाँ लोन पेयर आ जाएगा, उसकी वजह से अनसिमेट्रिकल होकर पोलर हो जाएगा। अच्छा, वाटर या आइस फॉर्म में, वाटर भी हो चाहे वो आइस के फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो स्टूडेंट्स, तो वहां पर हमें पता है H बॉन्डिंग होती है। H बॉन्डिंग की कंडीशन थी H का होना और उसके साथ या तो N जुड़ा हो या O जुड़ा हो या F जुड़ा हुआ हो। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड स्टूडेंट्स लास्ट ईयर ही पढ़ा था हमने कि डायमंड होता है, आप याद कर लीजिए, आप SiO2 ड्राई आइस भी होता है। लास्ट में स्टूडेंट्स देख लीजिए, व्हाट इज फोटोवोल्टाइक सेल। स्टूडेंट्स ये वो डिवाइस है जो सनलाइट को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी में, जिसका आजकल स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा जो है स्कोप है, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सनलाइट से हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें तो स्टूडेंट्स इट इज सॉरी रिन्यूएबल सोर्स है इसके अंदर, क्योंकि सनलाइट में तो बहुत एनर्जी है स्टूडेंट्स, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। और
इससे अच्छा क्या होगा कि अगर हम बिना किसी पॉल्यूशन के और सनलाइट से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए स्टूडेंट्स, जो टिपिकल टाइप के थे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे इस चैप्टर से रिलेटेड, और मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कराया। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, बट डू स्टडी।